नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का चातुर्जात इस वीडियो सीरियल के माध्यम से। हमने अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों से जानकारियां प्राप्त की और बहुत ही रोचक ढंग से महत्वपूर्ण आयुर्वेद संबंधित जानकारी अलग अलग भागों में हमने ली है। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं आयुर्वेद इस क्षेत्र की एक जानी मानी शख्सियत, जिनका नाम है चेतन मारवा। चेतन मारवा जी न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी योगदान है इनका अलग अलग क्षेत्रों में। चेतन मारवा जी एमडी हैं हर्ब्स इंडिया इस कंपनी के, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की निर्माता है। चेतन मारवा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आयुष मैन्युफैक्चरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के, साथ ही विदर्भ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। उसी तरह फाउंडर ट्रस्टी और प्रेसिडेंट हैं मी टू वी फाउंडेशन के। साथ ही अनेक सामाजिक संस्थाओं से, शैक्षणिक संस्थाओं से चेतन मारवा जी जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता और एक बहुत अच्छे समन्वयक के रूप में चेतन मारवा जी को जाना जाता है और इसीलिए आज जो बातें वे आपसे करेंगे वे काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। लेकिन इसके पहले कि वो शुरू करें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी लोगों के मन में भी कुछ विचार हैं और कुछ हमें ऐसा लगता है कि जानकारी हम उनसे लें। तो मैं चेतन मारवा जी से पूछना चाहूँगा, चेतन जी, सबसे पहले तो ये चातुर्जात, ये जो हमने धारावाहिक के रूप में इसे शुरू किया है हमारे वीडियो सीरियल के माध्यम से आयुर्वेद से संबंधित, तो ये चातुर्जात जो होता है इसका निश्चित रूप से अर्थ क्या है और इसका रिलेवेंस क्या है इस पूरे सीरियल के साथ, इस नाम का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें वो ये है कि वर्तमान पास्ट कोरोना ईरा इस दशा में आयुर्वेदिक औषधियों का महत्व है, ये तो बात हमने जान ली। लेकिन इस पूरे दौर में आयुर्वेद निर्माता जो हैं औषधियों के, इन औषधियों के निर्माताओं की क्या जिम्मेदारी है या फिर चैलेंजेस क्या हैं उन लोगों के सामने, ये जो बातें कहने की और वास्तविक, इसमें कितना अंतर है या कितनी जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों पर आप प्रकाश डालेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। तो आइए आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ चेतन मारवा। थैंक यू वेरी मच डियर मनोज जी। सबसे पहले ये मेरा उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं मनोज जी का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में जो हमें सहयोग दिया वो सचमुच में बहुमूल्य है। मनोज जी, जैसा आपने कहा है कि आयुर्वेद के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी इस कोरोना काल में लगभग सभी ये समझ रहे हैं कि ये आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा इसमें थोड़ा सा एक मतभेद है इसके समझने में या इसे समझाने में। मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। आयुर्वेद के लिए अपॉर्चुनिटी तो साल के 365 दिन एक जैसी ही है।
मुझे ऐसा लगता है ये आयुर्वेद के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि अभी तक के हम चिकित्सक हों या हम मैन्युफैक्चरर हों या आयुर्वेद प्रेमी हों, हम हमेशा लोगों से कहते आए हैं कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करिए। लेकिन कुछ कारणों से कभी कभी कुछ लोग आयुर्वेद को उतना साइंटिफिक नहीं समझते, या ये हो सकता है कि उतना उस पर उनका विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि प्रकृति ने ही हमें प्रकृति के पास ला दिया। ये जो कोरोना संकट आया ये भी प्रकृति का दिया हुआ ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसने हमें अपने प्रकृति के पास वापस लाया, बैक टू बेसिक्स जिसे हम कहते हैं। तो जब हम लोगों से कह रहे हैं कि आप आयुर्वेद लीजिए, और अब लोग हमें कह रहे हैं कि आयुर्वेद के पास ऐसा क्या है वो आप हमें दीजिए, तो इस समय ये हमारे लिए चुनौती भरा कार्य इसलिए है कि अब हमें अपने आप को ये प्रूव करके दिखाना है कि जिन लोगों को आयुर्वेद पे कभी थोड़ा संशय रहा है, कभी थोड़ा शक रहा है, या पूरी तरह से इसे साइंटिफिक नहीं मानते, उन्हें हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। और इसीलिए एक ये बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, और ये चुनौती को अगर हम चाहें तो बहुत ही सहजता से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। हम कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम इसमें कहीं कमजोर हैं। कुछ चीज़ें हैं, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं करीब 25 साल से आयुर्वेद दवा निर्माण के क्षेत्र में हूँ। आयुर्वेद के लिए और आयुर्वेद के बाकी के प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश करते हैं हम लोग कि काफ़ी सारे काम हो। मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद, जैसे कई लोगों ने मुझे ये पूछा कि ये इस जो सीरीज ये बनी है इसका नाम चातुर्जात क्यों रखा, क्या रिलीवेंसी है चातुर्जात में। तो जितने लोग आयुर्वेद को जानते हैं उन्हें पता है, जैसे 3 चीज़ों का जो संगम होता है, जैसे आंवला बेड़ा हेड़ा को त्रिफला कहते हैं, सुंठ मरीच पिपली को त्रिकटु कहते हैं, एक त्रिमद होता है, एक ऐसे ही चातुर्जात होता है। चातुर्जात जिसमें कलमी, नागकेसर, तेजपान, इन ऐसी 4 चीज़ों का जिसमें, और छोटी इलायची, इन 4 चीज़ों का जिसमें मिश्रण होता है उसे चातुर्जात कहते हैं। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर शास्त्र को हमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करना है, सब लोगों तक इसे पहुंचाना है, तो इसमें 4 फैक्टर्स हैं, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। उसमें एक है एकेडमिक्स, क्योंकि जब तक कि आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे नहीं, ठीक से समझेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होता है इसमें रिसर्च, कि आयुर्वेद में जो चीज़ें लिखी गई हैं हजारों साल पहले उल्लेखित हैं, हजारों साल पहले लिखी गई हैं, लेकिन आज भी वो उतनी ही सही साबित हो रही हैं। लेकिन फिर भी जिस समय के साथ चलना हमें चाहिए, और समय के साथ चलने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों में रिसर्च करनी है वो सारी साइंस बेस्ड जिसे कहते हैं, एविडेंस बेस्ड जिसे कहते हैं, वो रिसर्च उसका एक दूसरा खंबा मैं कह सकता हूँ। जैसे अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं, वैसे ही ये दूसरा शेर होता है। तीसरा शेर, ये तीसरा स्तंभ मैं कह सकता हूँ, या तीसरा कंपोनेंट ऑफ द चातुर्जात मैं कह सकता हूँ। इसमें होते हैं प्रैक्टिशनर्स, कि आपने पढ़ लिया, आयुर्वेद को समझ लिया, आयुर्वेद की रिसर्च हो गई, उसके बाद में बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है रोग निदान, यानी रोगी को क्या तकलीफ है ये जानना। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसका ठीक से इलाज नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। और एक चौथी चीज़ होती है चातुर्जात की मैं बोलूँ, या इस अशोक स्तंभ का चौथा शेर बोलूँ, तो वो होता है मैन्युफैक्चरर, रसशाला, दवा निर्माता। क्योंकि ये आयुर्वेद में बहुत ही स्टैब्लिश चीज़ है कि आयुर्वेद दवा निर्माण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी ने बहुत अच्छे से आयुर्वेद पढ़ लिया, उसके बाद में बहुत अच्छे से रिसर्च हो गई, उसके बाद में डॉक्टर ने बहुत अच्छे से रोग निदान कर लिया, कुछ दवाइयाँ उसमें प्रिस्क्राइब कर दी, दवाइयाँ लिख दी, लेकिन अगर वो दवाई की गुणवत्ता उसमें नहीं है, दवाइयाँ ठीक से बनी हुई नहीं है, तो वो रोगी को उसका फायदा नहीं होगा। ये तीनों की जितनी मेहनत है वो पूरी मेहनत उसमें खराब हो जाएगी। इसलिए दवा निर्माता का जो रोल है, इंडस्ट्री का जो रोल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भले ही वो अशोक स्तंभ का चौथा शेर हो जो किसी को ना दिखे, जो पीछे होता है, लेकिन इसका भी जो महत्व है वो कहीं से कमतर नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती इस समय हम सभी आयुर्वेद दवा निर्माताओं पर है, क्योंकि आयुर्वेद का दवा का निर्माण अगर ठीक से नहीं होगा तो दवा की कंपनी बदनाम नहीं होगी, आयुर्वेद बदनाम होगा। लोग ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैंने इस कंपनी की दवाई खाई थी तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। लोग ये कहेंगे कि मैंने आयुर्वेद की दवाइयाँ इतने महीनों तक खाई, इतने सालों तक खाई, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो धरोहर है आयुर्वेद की, इसको संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आज हम आयुर्वेद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पर है, जो हमें इस पर काम करना है। इसके अलावा जो चीज़ें हम चाहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो चुनौती इस समय हमारे सामने आई है, उस समय हम लोगों के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय हमारे सामने है वो है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की, क्योंकि अचानक से कुछ चीज़ों की डिमांड मार्केट में ऐसी बढ़ गई है कि वो माल हमें यहाँ पर ठीक से मिल नहीं पा रहा है।
वो स्थिति सुधरेगी, लेकिन कब तक सुधरेगी और किस प्रकार से सुधरेगी, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं वो ऐसी नहीं होती है कि भाई हम कहीं कारखाने में बनवा के रॉ मटेरियल मंगवा लें या प्रकृति में उगाई हुई या कहीं कहीं जो फार्मिंग हो रही है उस प्रकार की चीजें होती हैं। वहां पर भी कहीं पर कोई एडल्ट्रेशन ना हो, हमें सही जड़ी बूटियां, सही रॉ मटेरियल सही दामों पर मिले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कई बार मजबूरीवश जब हमें रॉ मटेरियल, हमें या किसी भी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जब महंगा मिलता है, उसके इनपुट्स जब महंगे हो जाते हैं, तो वो जो दवा निर्माण होती है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उसकी भी कीमत बढ़ानी पड़ती है। कई बार फिर ये एक मार्केट में चलन हो जाता है कि भाई अब डिमांड बढ़ गई है इसलिए इन्होंने मुनाफा कमाने के लिए अपनी कीमतें बढ़ा दी है। ऐसा नहीं होता है, इस बात को सब समझें, क्योंकि हमारे ऊपर भी ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट एक होता है जिस पर हमें इस चीज पर ध्यान देना होता है कि किस प्रकार से हम लोग अपने प्रोडक्ट का रेट रखें। बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज से 6 महीने पहले जो रेट था, आज उनके रेट में या जड़ी बूटियों के रेट में आप यकीन करिए 50 से 60% का हाइक हो चुका है। तो निश्चित है कि उसके हिसाब से कुछ ना कुछ दवाओं के रेट बढ़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसमें कहीं किसी भी लोगों ने कहीं पर भी इसमें कोई गलत फहमी नहीं अपने इसमें पालनी चाहिए। यहाँ पर हम सरकार से एक उम्मीद जरूर करेंगे कि जैसे कि मेडिसिनल प्लांटेशन होता है, मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन जिसे हम कहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की समय आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बोर्ड बनाए हुए हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। काफी दिक्कतें होती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, कई बार हम लोग जड़ी बूटी उगा लेते हैं, लेकिन जो भी उगाने वाले होते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन वो उनको सही मार्केट नहीं मिल पाता। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे उसमें एक हुआ है कि भाई कम्युनिटी मार्केट, किसान सीधा अपना माल लाकर गली मोहल्ले शहरों में बेच सकता है, ताकि उसमें जो बीच में दलाली जिसे हम कहते हैं वो हट जाती है, तो उस चीज की कीमतें जो है वो स्थिर रहती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए कि जो जड़ी बूटियां उगाई जा रही हैं वो इधर उधर कहीं न जाते हुए अगर सीधे मार्केट में आए, सीधे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि मैन्युफैक्चरर्स को वो जड़ी बूटियां मिल सकें, वो जड़ी बूटियां हमें सही समय पे मिलेगी, कंट्रोल भी उस पर रहेगा और उसके अलावा उसकी जो गुणवत्ता रहेगी वो, क्योंकि हम लोग अभी तक के जितना सामान आ रहा है वो कहीं ना कहीं कभी किसी जंगल से या ऐसी जगह से जो प्रकृति ने उगाया हुआ है वहां से वो आ रहा है। कुछ चीजें हैं जिसका कल्टीवेशन शुरू हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाकी चीजों का कल्टीवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब डे टू डे यूज में जितनी चीजें होंगी, हमारे घर में जो आयुर्वेद का इस्तेमाल अब बढ़ जाएगा, जैसे आयुष ने बहुत अच्छा देशी नुस्खा जो बताया है आयुष क्वाद का, ये घर में बनने वाली चीजें हैं, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इस पर काम कर सकें। जहाँ तक कि हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, मैं बिना किसी संदेह के कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की FDA वन ऑफ दी बेस्ट FDA। ये स्टेट रन होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये स्टेट बॉडी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होती है। वन ऑफ दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फूड एंड ड्रग का महाराष्ट्र का। एक चीज मैं बोलना जरूर इसमें चाहूंगा कि अभी जो स्पर्धाएं चलती हैं या फिर जैसे क्योंकि ये स्टेट रन है, कहीं एक नेशनल पॉलिसी की हमें यहाँ जरूरत है, जहां तक कि हमारी लाइसेंसिंग या प्रोडक्ट की अप्रूवल का सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र FDA बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू ढंग से और बहुत कड़क तरीके से हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे, हमारे सभी उत्पादनों पर अपनी निगाह रखती है। यानी हम नाम क्या रख रहे हैं उसमें कहीं कोई क्लेम तो नहीं है इस प्रकार के, जिसे अभी DMR जिसे कहते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, उसके हिसाब से हमें हर चीज पर अपना ध्यान रखना पड़ता है। तकलीफ थोड़ी सी हमें तब होती है कि भाई जैसे हम लोग महाराष्ट्र में कोई दवाई निर्माण करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें माननी पड़ती है, क्योंकि हमारा FDA चाहता है, हम भी चाहते हैं कि वो हो, कहीं इसमें ऐसे कोई मैजिक क्लेम्स ना हो, टॉल क्लेम्स ना हो। लेकिन जो बाकी के स्टेट्स हैं, बाकी के जो राज्य हैं, कहीं कहीं वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती। लेकिन फिर जब उस प्रदेश में बना हुआ सामान सब जगह बिकता है, तब उस समय हमें प्रतिस्पर्धा में बहुत मुश्किल होती है कि भाई वो जो सामान बिक रहा है उस पर वो लोग कुछ भी नाम लिख रहे हैं, कुछ भी इंडिकेशंस लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग बाध्य हैं क्योंकि हम कानून का पालन कर रहे हैं। हालांकि हम आयुर्वेद का अगर हम भला चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, ये ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई क्लेम्स नहीं होने चाहिए जो मैजिक रेमेडीज में आए। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ये एक हर साइंस ने जानना चाहिए, वो कोई भी साइंस हो। कोई साइंस किसी से कमजोर नहीं है, कोई साइंस किसी से ज्यादा ताकतवर नहीं है, किसी चीज का हमें कोई ऐसा अभिमान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का गर्व है कि आयुर्वेद अपने आप में एक पूरी लाइफ साइंस है जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक सेल्फ गवर्नेंस चीज होती है कि आयुर्वेद का निर्माता, मुझे याद है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था जब पहली बार उन्होंने आयुष के सभी मैन्युफैक्चरर्स को एड्रेस किया था।
कि अगर कोई हलवाई अपने ही होटल की मिठाई ना खाए और दूसरे के यहाँ खाने जाए तो समझ लीजिए कि वो शुद्ध नहीं है। बात में बहुत दम है। तो हमें अपनी एक सेल्फ गवर्नेंस करना बहुत जरूरी है कि हम जो दवाई बना रहे हैं वो पूरी शुद्धता के साथ बना रहे हैं। हम अपने घर में हम अपने बच्चों को जो दवाई दे सके हम ऐसी दवाई बना रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज़ है जो आप तभी खाते हैं जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप बीमार होते हैं। और लिखने वाले प्रैक्टिशनर भी पूरी तरह से आपकी दवाई पर, हमारी दवाई पे डिपेंडेंट रहते हैं, तब कहीं जाके हम उसमें सफल हो पाते हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई शक, कोई शुबह जो है वो इसमें हम लोगों को नहीं है। और इसमें एक चीज ऐसी मैं और कहना चाहूँगा, मैं प्रशासन का ध्यान भी इस ओर दिलाना चाहूँगा, जनसाधारण का ध्यान भी इस ओर दिलाना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, इस प्रकार के जो संकट काल होते हैं या इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट बोल के अपना काम कर जाते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि बदनाम आयुर्वेद होता है। अभी जैसे हर जगह, वो देश हो विदेश हो, हमारा इंडियन सिस्टम हो या WHO, सभी ने एक ही बात बोली है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी के सिवाय आपके पास में दूसरा कोई इलाज नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी देखने में आ रही हैं इतने में ही कि लोगों ने उस इम्यूनिटी वर्ड का फायदा उठाना शुरू किया है। और अभी हाल ही में मैंने देखा, नागपुर में एक जगह पर मैंने देखा, एक ये बना हुआ आता है खाकरा जिसे कहते हैं, जो गुजराती डिश है, टेस्टी बहुत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाकरा, उसमें उन्होंने लिखा है इम्यूनिटी खाकरा। मैंने वो पैकेट उठाया, मैंने देखा अभी 15-20 दिन पहले की उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और उसमें क्लेम किया हुआ है ये कि ये इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट डले हैं जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ये हास्यास्पद है। एक खाकरे में पहली बात तो ये आपने क्या डाला, कितना डाला। जैसे बहुत पहले एक चाय, बड़ी चाय की कंपनी है जिन्होंने चाय निकाली, उसमें थोड़ी सी अश्वगंधा डाली और हर जगह ये प्रमोशन किया कि भाई ये चाय पीने से आपको ताकत मिलती है, टॉनिक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि इसमें अश्वगंधा है। आप मुझे बताइए, एक कप चाय बनाने के लिए आधा या पौन चम्मच चाय की पत्ती लगती है। उस आधा पौन चम्मच चाय की पत्ती में कितना अश्वगंधा डला हुआ है, उस अश्वगंधा का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और एक्चुअली अश्वगंधा का कितना डोज है जो हमारे अंदर आना चाहिए। क्या उससे सच में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? नहीं बढ़ सकती। ठीक उसी तरह खाकरा, आप एक समय में एक खाकरा खाएंगे, 2 खाकरा खाएंगे, उस 2 खाकरे में कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर जा रही है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रही है। क्योंकि अभी जो शब्द बिक रहा है, आयुर्वेद से ज्यादा इम्यूनिटी बिक रही है। जिसपे इम्यूनिटी लिखा है लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगानी उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमको अभी अपने आप का निरीक्षण करना है कि हम कितने इसमें ईमानदार हैं। क्योंकि अगर हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम देश के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते और इस शास्त्र के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो काल हमारे सामने है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। ये थोड़ा सा समय है। आयुर्वेद अपने आप में सक्षम है। जी, बहुत सारी तकलीफें हैं जो ऐसे समय पर आती है। आयुर्वेद को उसको अलग तरीके से देखता है। जैसे स्ट्रेस आपको इस काल में ज्यादा हो रहा है, डायबिटीज के पेशेंट को अलग से केयर इसमें करनी पड़ती है। ये सारी चीजों का ध्यान आयुर्वेद रख सकता है, जिसके लिए हमारा पूरा आयुर्वेद जगत, जैसे मैंने कहा, उसमें प्रैक्टिशनर्स हैं, उसमें रिसर्चर्स हैं, उसमें फूड एंड ड्रग हैं, उसमें सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसमें प्रैक्टिस, और उसमें हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट, हम सब इस बात की आप लोगों को बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि कहीं पर भी हम लोग कमजोर नहीं हैं और इस चुनौती को स्वीकार करने में कहीं पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत अच्छे से हम सब मिलके न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश देंगे कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद क्या कर सकता है। मैं 2 मिनट, आपका 1 मिनट इसमें और बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम का पूरा ऑर्गेनाइज किया है, ये Me2B फाउंडेशन इन्होंने किया है, जो हमारी एक NGO है, हमारी एक समाज सेवी संस्था है, जिसके जरिए हम बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स की एजुकेशन से लेकर तो कैरियर काउंसिल, हेल्थ, इन सभी चीज़ों पर हम करते रहते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी इस संस्था से जुड़िए। आपके जुड़ने से, जैसे कि ये टाइटल में ही आप समझते हैं कि Me2B, मैं से हम के तरफ, जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ेंगे हमें नए विचार आपके मिलेंगे, हमारी शक्ति कई गुना बढ़ेगी। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतने अच्छे प्रोजेक्ट, उतनी अच्छी सोच के साथ, उतनी ज़्यादा ताकत के साथ हम लोग पूरे समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मैं Me2B की तरफ से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप Me2B संस्था से भी जुड़िए
आपको मिटुवी संस्था का फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको उसमें मिल सकती है। मैं एक बार फिर मनोज सर आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें ये सहयोग दिया, और इस सीरीज़ में जिन जिन चिकित्सकों ने, फूड एंड ड्रग के जिन जिन ऑफिसर्स ने, बलाल सर ने जो हमें गाइडेंस दिया, जो उन्होंने रिसोर्स पर्सन बोल के हमें ये पूरी सीरीज़ बनाने में मदद करी, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये विश्वास के साथ कि हम होंगे कामयाब। आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।